नमस्कार, मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। जैसा कि मैं आपको पेपर 3 आधुनिक चित्रकला का इतिहास उसके बारे में पॉल गॉगुइन के बारे में बता रही थी, और इसके लिए मैंने, चूँकि टॉपिक लंबा है तो मैंने पार्ट में इसको डिवाइड किया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। अभी तक हमने पढ़ा था कि इन्होंने किस तरह से कला में कुछ नयापन लाने के लिए, कला के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए पॉल ने बहुत संघर्ष किया। तत्पश्चात ये चित्रकला के क्षेत्र में अपने पैर जमा सके, नया आयाम स्थापित कर सके, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सके चित्रों के माध्यम से। प्रभाववाद के कुछ सिद्धांत थे जिनसे ये नाखुश थे, और उन सिद्धांतों का इन्होंने तत्परता से पालन नहीं किया, क्योंकि ये स्वयं अपने विवेक से कार्य करना चाहते थे। पॉल चाहते थे कि जो भी कार्य किया जाए उसमें अपने मनोविचार, अपने उन्मुक्त जो विचार हैं, उसको, उन विचारों को समाहित करके चित्रकृति में अभिव्यक्त किया जाए। जिसे मैंने आपको बताया कि 1888 में चित्रकार सेरुसिए ने ब्रितनी जाकर पॉल के क्रांतिकारी सिद्धांतों का अध्ययन किया। उनका पालन करके ताबीज नाम का एक चित्र सिगार की पेटी के ढकने से बनाकर बोनार और बियार को दिखाया। दूसरे साल पॉल, उनके मित्र और कुछ जो अनुयायी होते हैं इनके, वह एमिल बर्नार, लावाल, शुफानेक और मोफ्री ने काफे वोल्पेई में संश्लेषणवादी प्रतीकवादी चित्रमंडल नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। जिससे क्या हुआ कि जो पेरिस के जो तरुण कलाकार थे उनको पॉल के सिद्धांतों का अधिक अध्ययन करने का मौका मिला। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ नव कलाकार इनके सिद्धांतों से, इनके मनोविचारों से बहुत प्रभावित हुए और आकर्षित हुए इनके सिद्धांतों की तरफ, और वह भी इनकी तरह कार्य करने के लिए और इनके जो विचार थे उनका अध्ययन करने के लिए आगे बढ़े। बाद में पॉल ने संश्लेषणवादी चित्रकारों से अपना संबंध तोड़ दिया, क्योंकि वे अपनी कला को किसी वाद तक सीमित रखना नहीं चाहते थे। पॉल कहते हैं कि मैं शैली या सिद्धांत के बंधन का विरोधी हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वच्छंद उन्मुक्त विचारों से चित्रकारी करना चाहते थे। किसी शैली में या किसी सिद्धांतों में बंधकर कार्य करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह एक प्रकार से अपने पड़ोसी का अनुकरण करने के समान होगा। वो ये कहते थे कि अगर मैं किसी सिद्धांत या शैली के बंधन में बंधकर अगर कार्य करूंगा तो ऐसा लगेगा कि किसी पड़ोसी का अनुकरण कर रहा हूं। पॉल का उद्देश्य तो केवल परंपरागत बंधनों से कला को मुक्त करना था, कि जो भी परंपरागत कला आ रही है उसमें कुछ नयापन लाए। परंपरागत बंधनों से कला को अलग कर लिया जाए, क्योंकि वो उसमें एक सीमाएं हो जाती हैं आपके पास, और वो उन सीमाओं में बंधकर कार्य करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। पॉल ने क्या किया कि पॉल और एमिल बर्नार, ये दोनों ही मध्ययुगीन जो रंगीन कांच चित्र थे ना, उससे बहुत प्रभावित थे, और अपने चित्रों में ये क्या चाहते थे कि जैसे
कांच चित्रों के समान चमकीली रंग संगति का प्रभाव दिखाने के उद्देश्य से ये क्या करते थे, विशुद्ध रंगों का प्रयोग करने लगे थे। ये चाहते जैसे कांच चमकता है, कांच चित्र चमकते हैं, उसी तरह से चाहते थे कि भाई रंगीन अगर आप विशुद्ध रंगों का प्रयोग करेंगे तो चित्रों में भी वही चमक उत्पन्न हो जाएगी। पॉल कहते थे कि यदि आप चित्र में हरापन चाहते हैं तो पहले जान जाओ कि हरे रंग के छोटे धब्बे से 1 एकड़ हरा अधिक हरा होता है। ऐसे घोषित करके उन्होंने प्रभाववादी और नव प्रभाववादी रंगांकन पद्धति को छोड़ दिया। मैंने आपको बताया था ना, नव प्रभाववादी कलाकार जो है वो छोटे छोटे धब्बों के माध्यम से चित्रकारी करते थे और जो वो उनकी जो रंग संगति थी वो बहुत अच्छी चमकीली बढ़िया रंग संगति थी। वे प्योर कलर्स यूज करते थे और उसी से वे रंगों में अलग अलग प्रभाव भी उत्पन्न करते थे। और इसी तरह से नव प्रभाववादी और जो प्रभाववादी जो रंगांकन पद्धति थी, पॉल ने उसे छोड़ा और अपने चित्रों को रंगीन कांच चित्रों के समान उसमें तेज प्रदान किया, उसमें सौंदर्य प्रदान किया। बाद में थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जापानी चित्रकला के प्रभाव भी इनकी कला पर आया। देखिए, कलाकार है वो बंधन मुक्त है, वो सब चीजों को अपने में समाहित करना चाहता है, अलग अलग तरह की कला देखता है, उसमें से जो स्वयं चित्र बनाता है वो अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे इन्होंने जापानी चित्रों को के प्रभाव से भी पॉल को वस्तु के आकार को बाह्य रेखा से अंकित करने का जो चलन था वो चीज इनकी चित्रकला में भी दिखाई देने लगी। समकालीन जो फ्रेंच चित्रकार थे उन चित्रकारों में जापानवाद बहुत अधिक प्रिय था उस समय, और जापानी छाया चित्र और मध्ययुगीन जो कांच चित्र थे, इन जापानी मध्ययुगीन छाप चित्र और कांच चित्रों के समन्वय से पॉल की शैली को एक नया रूप मिला। मैंने आपको बताया था इनका जो था कि रेखाएं भी स्वभाव विशेषताएं लिए हुए होती थी, इनकी रेखाएं स्पष्ट होती थी, रेखाओं का जो महत्व था वो भी स्पष्ट था। जैसे कि इनकी जो रेखाएं होती थी वो सहृदय रेखाएं होती थी, हीन रेखाएं होती थी, कठोर रेखाएं होती थी। इस तरह से सरल रेखाओं से अनंत विशालत्व का इन्होंने आभास कराया और वक्र रेखाओं से संकोच पैदा होता है। पॉल कहते हैं कि रेखा में रंगों का सामर्थ्य है। अगर आपकी रेखाएं प्रभावशाली हैं तो ऐसा लगेगा कि आपकी ये चित्र जो है वो रंगीन बन पड़ा है। रेखाओं में इतना सामर्थ्य है। चित्र में वस्तु का हूबहू सादृश्य दिखाने की निंदा करते हुए पॉल ने कहा था कि कला का कार्य मूल तत्वों का पृथक्करण करना है। वे प्राकृतिक रूप का विचार नहीं करते बल्कि अपनी कल्पना को साकार करने के उद्देश्य से पट के सम्मुख चिंतन करते थे और चित्र बनाते थे। आलिव के बगीचे में ईसा चित्र के बारे में उन्होंने कहा, इस चित्र में वस्तु निरपेक्ष उदासीनता है तथा उदासीनता मेरे सृजन की आत्मा है। पॉल पुनः कहते हैं कि आकारों और रंगों में विचारों को जागृत करने का कितना आश्चर्यजनक सामर्थ्य है। इनकी कला बहुत ही उत्तम किस्म की बनती चली गई। चित्रकार बोदेलेयर के अनुसार संगीत, साहित्य, चित्रकला वगैरह कलाओं में भिन्न इंद्रिय अनुभूतियों द्वारा समान भावनाओं को उद्दीपित करने का सामर्थ्य है कला में।
पॉल को विश्वास था कि वह चित्रकला को संगीत के समान रूप प्राप्त होता जा रहा है। उनकी चित्रकला को, उनका मत था कि संगीत की भांति चित्रकला वास्तविकता से इंद्रिय अनुभूति को पृथक करके विशुद्ध वस्तु निरपेक्ष रूप का दर्शन कराकर आत्मा पर प्रभाव डालती है। रंग संगतियों की स्वर रचनाओं से घनिष्ठ समानता है इसकी। देखिए, चित्रकला को वो ही मानते थे कि संगीत साहित्य में जो रस उत्पन्न होता है, कला में भी वही रस उत्पन्न होता है। लव उर्दू में पॉल गोगिन ने कई महत्वपूर्ण चित्र बनाए, जिनमें से देखिए इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। इनमें एक पीला ईसा इनका एक प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र पर प्राचीन जो रोमानेस्क शैली थी उसका प्रभाव था। इस चित्र में क्या था, जैसे खेत में खड़े किए क्रॉस पर ईसा की पीली आकृति को और उनके आसपास उनको अभिवादन करते हुए भक्त और स्त्रीगण को चित्रित किया है इन्होंने। घनत्व का परिणाम दिखाने के बजाय इन्होंने क्या किया है, समतल आकारों को बाह्य रेखाओं की सहायता से स्पष्ट किया है और दूर दृश्य लघुता के स्थान पर इन्होंने काल्पनिक रेखाओं से संयोजन किया है। पॉल के कहे अनुसार पीला ईसा में इन्होंने क्या किया है, ग्रामीण लोगों की जो सीधी सादी निष्कपट और जो कट्टर धर्म भावना है उसको इन्होंने व्यक्त किया है कि उसको स्पष्ट रूप से अपने चित्रों में दर्शाया जाए। अगर चित्रण पद्धति के बारे में अपन विचार करते हैं तो इन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कला में गूढ़ जीवन का प्रकटीकरण होता है। कला में गूढ़ जीवन का प्रकटीकरण होता है। इस जीवन को अनुभव करने के लिए प्रकृति में जा सकते हो, किंतु वहां स्वप्न देखो, कल्पना करो एवं सृजनशील बनो। पीला ईसा जो इनका चित्र है उसमें भी ऐसे स्वप्निल दृश्यों का प्रभाव बहुत अधिक हमें देखने को मिलता है। पॉल क्या करते थे, अपने विचारों को बहुत ही परिणामकारक ढंग से व्यक्त करते थे। प्रत्यक्ष अगर देखने के बारे में जो चित्रण कार्य करते थे लोग, उसके बारे में इनका क्या कहना था कि आपके पास मॉडल का होना बहुत अच्छी बात है, किंतु यदि आप उसका चित्र बनाना चाहते हो तो उस पर पर्दा डाल दो, मॉडल पर पर्दा डाल दो, जिससे जो आपका चित्र बना होगा वह आपका स्वयं का, आपका निजी चित्र होगा। उसमें आपकी भावनाएं चित्रित होंगी। इस तरह से इन्होंने भावनाओं की अभिव्यक्ति में आदिम कला की जो स्वाभाविक अंकन पद्धति है और सरल आकारों की जो परिणामकारकता है उसको पॉल ने बहुत बारीकी से महसूस किया और इन्होंने काफी अच्छे चित्र बनाए और आधुनिक कला को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता पर बल दिया। और यही कारण था कि वे दूरवर्ती आदिवासी असभ्य जीवन को पसंद करते थे। पॉल कलाकृतियों में कलाकारों की भावनाओं की अभिव्यक्ति के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा करते थे कि यदि आप अपनी भावनाओं को ठीक ढंग से व्यक्त नहीं कर सकते तो जंगली आदमी की तरह बोलो, सहृदयता से बोलो। उनकी स्पष्टोक्ति इसमें जंगलीपन है, किंतु यह कला है।
धन्यवाद।